हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग क्लास 10th बायोलॉजी का जो एक टॉपिक है रिस्पायरेशन, उसके बारे में देखते हैं रिस्पायरेशन क्या होता है। और यहाँ जो भी डाउट्स होंगे उसको क्लियर करते चलेंगे। जैसे कुछ डाउट्स होते हैं स्टूडेंट को रिस्पायरेशन और ब्रीदिंग प्रोसेस में डिफरेंस नहीं पता होता है, या उन्हें लगता है कि रिस्पायरेशन और ब्रीदिंग दोनों एक प्रोसेस होता है। तो ये हम देख लेंगे आज। इसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि जो हम लोग फूड इंगल्फ कर रहे हैं, फूड इंटेक कर रहे हैं, तो उससे हमें एनर्जी कैसे प्रोड्यूस हो रही है, ये कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें मिलती है। तीसरा एक टॉपिक ये भी आता है कि हम लोग लगातार बॉडी में ऑक्सीजन ला रहे हैं, उस ऑक्सीजन का यूज क्या है हमारी बॉडी में। और इसके साथ साथ हम लोग लगातार CO2 बना रहे हैं, तो हमारी बॉडी में ऐसा क्या प्रोसेस है जिसकी वजह से हम CO2 बना रहे हैं और वो बॉडी से बाहर रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, तो वन बाय वन हम लोग इस टॉपिक को क्लियर करेंगे और देखते हैं कि क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग रिस्पायरेशन के बारे में हेडिंग डाल लेते हैं। रिस्पायरेशन क्या होता है? ठीक है, ये कोई एक स्टेप का प्रोसेस नहीं होता है, इसको हम लोग 3 स्टेप में डिवाइड करते हैं। पहले हम लोग डेफिनेशन लिख लेते हैं। रिस्पायरेशन इज अ प्रोसेस इन विच, रिस्पायरेशन एक तरह का प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, फूड पार्टिकल को डाइजेस्ट करते हैं, डिग्रेड करते हैं, जिसमें कि हमें फूड पार्टिकल में हमारे ग्लूकोज वगैरह भी होते हैं, जो हमारे एक तरह से जो कॉम्प्लेक्स शुगर होती है उनको हम लोग सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर लेते हैं, या कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट कर लेते हैं, और वहां पे हमें ग्लूकोज मिलता है। और उस ग्लूकोज को जब हम ऑक्सीडाइज करते हैं तो हमें ATP प्रोड्यूस होता है। तो रिस्पायरेशन एक तरह का प्रोसेस होता है जिसमें हम इन विच फूड पार्टिकल is digest to produce glucose, which is oxidized to produce energy। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि रिस्पायरेशन एक तरह का प्रोसेस होता है जिसमें हम जो भी फूड पार्टिकल होते हैं या जो भी फूड मटेरियल होता है उसको हम लोग डाइजेस्ट करते हैं, ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं, और उस ग्लूकोज को हम लोग ऑक्सीडाइज करके एनर्जी बना लेते हैं। या हम लोग इसे एक रिएक्शन में लिखें तो हम लोग क्या करते हैं, जो हमारी बॉडी में कॉम्प्लेक्स फूड होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, सिंपल फूड में कन्वर्ट कर लेते हैं। सिंपल फूड में कन्वर्ट कर लेते हैं। सिंपल फूड का मतलब होता है जैसे कि यहाँ पे ग्लूकोज, एग्जाम्पल के लिए हम मान के चलते हैं ग्लूकोज। ठीक है, तो हमारी बॉडी में ग्लूकोज आ जाता है। अब हम क्या करते हैं कि ग्लूकोज को ब्रेक करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं और एनर्जी बना लेते हैं। एनर्जी हमारा क्या रहता है, एनर्जी सोर्स क्या रहता है हमारे यहाँ पे, ATP। ठीक है, तो हम लोग ATP के फॉर्म में एनर्जी बना लेते हैं। अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि एक ग्लूकोज को जब हम ब्रेक करेंगे तो कितने नंबर ऑफ ATP प्रोड्यूस कर लेंगे। हमको पता है कि जो एक ग्लूकोज होता है वो लगभग 6 कार्बन का होता है, 6 कार्बन का ग्लूकोज होता है। तो यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि जब एक 6 कार्बन के ग्लूकोज को ब्रेक करेंगे तो कितने स्टेप में ब्रेक करते हैं, और हम लोग ग्लूकोज को कितने पाथवे में ले जाते हैं, कहाँ पर ब्रेक करेंगे, किसी भी सेल में हम लोग वहां पे ग्लूकोज को कहाँ पे ब्रेक करेंगे। क्या साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज को कंप्लीटली ब्रेक कर लिया जाता है या माइटोकॉन्ड्रिया में करते हैं, ये चीज देख लेंगे। जब एक ग्लूकोज को ब्रेक करते हैं तो कितने नंबर ऑफ ATP प्रोड्यूस होते हैं। देखिए यहाँ मैं आपको बताऊंगा कि आंसर 2 तरह से आ सकता है, या तो हम 32 ATP प्रोड्यूस कर सकते हैं या 38 ATP प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, दोनों आंसर सही हैं, लेकिन मैं यहाँ पे बताऊंगा कब 32 ATP होगा और कब 38 ATP होगा। ये चीजें भी मैं यहाँ पे क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली स्टार्ट करते हैं रिस्पायरेशन क्या होता है, ये एक डेफिनेशन होती है। अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे कितने स्टेप में प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो इसको अगर हम लोग ये देखें तो रिस्पायरेशन कंप्लीट इनटू 3 स्टेप्स। ठीक है, हम लोग ये देखते हैं कि रिस्पायरेशन को 3 स्टेप में कंप्लीट कर लेते हैं। पहला स्टेप क्या होता है, अगर हम पहले स्टेप की बात करें तो उसको हम बोलते हैं ब्रीदिंग। ब्रीदिंग का मतलब होता है कि हम लोग बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को लेके हैं और बॉडी के बाहर CO2 को रिलीज कर दें, या इसको हम दूसरा नाम भी दे सकते हैं, ब्रीदिंग और गैसियस एक्सचेंज। ठीक है, तो आप ये देखिएगा कि ब्रीदिंग और गैसेस एक्सचेंज दोनों एक ही प्रोसेस होता है। ठीक है, रिस्पायरेशन का जो पहला स्टेप होता है उसमें ब्रीदिंग होता है। ठीक है, ब्रीदिंग का मतलब होता है कि हम लोग ऑक्सीजन गैस को बॉडी के अंदर लाते हैं। ठीक है, अब
हमारी बॉडी में ऑक्सीजन तो आ गया, बॉडी में हमारे लंग्स में ऑक्सीजन आ गया, लेकिन अब लंग्स से हमें उसको पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना है या पूरी बॉडी की सेल में ट्रांसपोर्ट करना है, टिश्यू में ट्रांसपोर्ट करना है। तो उसके लिए जो सेकंड टॉपिक हम पढ़ते हैं, सेकंड स्टेप होता है ट्रांसपोर्टेशन। क्वेश्चन ये आता है कि ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है। तो ट्रांसपोर्टेशन में हम लोग ब्लड और हार्ट के बारे में पढ़ते हैं। जनरली ब्लड और हार्ट के बारे में क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि ब्लड हमारा वो मीडियम होता है जिसके साथ ऑक्सीजन फ्लो करता है पूरी बॉडी में, और हार्ट के बारे में इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि ब्लड को पंप करता है हार्ट, या ब्लड को हमारी बॉडी में फैलाने का काम करता है हार्ट। तो इसलिए हम यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन में ब्लड और हार्ट के बारे में पढ़ते हैं। बेसिकली ब्रीदिंग प्रोसेस में हम लोग रिस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, लंग्स के बारे में पढ़ते हैं, रिस्पिरेटरी सिस्टम कैसे काम करता है, ये चीजें देखते हैं। और थर्ड हमारा यहाँ पे आता है, थर्ड और लास्ट स्टेप होता है हमारा सेलुलर रिस्पिरेशन। सेलुलर रिस्पिरेशन का मतलब होता है कि सेल के लेवल पे रिस्पिरेशन कैसे हो रहा है, या सेल के लेवल पे हम लोग कैसे ग्लूकोज को ब्रेक करके प्रोड्यूस कर रहे हैं एनर्जी। ठीक है, तो बेसिकली मैं इन तीनों स्टेप्स को एक बार फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ। देखिए, रिस्पिरेशन का मतलब होता है हम लोग एनर्जी कैसे बना रहे हैं। एनर्जी बनाने के लिए हमें सेल के लेवल पे पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए पहले तो हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है रिस्पिरेशन के लिए। हम लोग अगर ग्लूकोज को ब्रेक कर रहे हैं, अगर हम लोग ग्लूकोज को ब्रेक कर रहे हैं, ग्लूकोज को ब्रेक करके एनर्जी बनाएंगे, एटीपी बनाएंगे, तो उसके लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। तो इसका मतलब है हमारी बॉडी में पहले ऑक्सीजन आना चाहिए। तो पहला स्टेप होता है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग का मतलब होता है कैसे हमारी बॉडी में ऑक्सीजन आ रहा है हम लोग वो देखते हैं। ठीक है, सेकंड स्टेप होता है अब वो जो ऑक्सीजन हमारे लंग्स में आ गई है उसको पूरी बॉडी में, ऑल ओवर बॉडी में कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं ये देखते हैं। और थर्ड प्रोसेस होता है जब वो ऑक्सीजन हमारी बॉडी की सेल में आ जाता है तो हम वहां पे देखते हैं सेलुलर रिस्पिरेशन क्या होता है। तो हम लोग बेसिकली यहाँ पे ये दो टॉपिक्स कवर नहीं करेंगे, पहला और दूसरा स्टेप बहुत ज्यादा डिटेल में है जो हम यहाँ कवर नहीं करेंगे। थर्ड जो स्टेप्स आता है सेलुलर रिस्पिरेशन, उनको थोड़ा हम देख लेते हैं कैसे होता है। ठीक है, तो जनरली हम लोग स्टार्ट करते हैं कि ग्लूकोज से, अगर हमारे बॉडी में 6 कार्बन का ग्लूकोज है तो उसको कैसे ब्रेक करेंगे, कितने स्टेप में ब्रेक करेंगे और कहाँ पर हम लोग क्या रिलीज कर लेते हैं ये देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ग्लूकोज है और ये 6 कार्बन में है। ठीक है, हम एक ग्लूकोज को लेके चलेंगे जो 6 कार्बन का होता है, इसको देखते हैं कि कैसे कहाँ पे हम लोग ऑक्सीडाइज करते हैं। तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि 6 कार्बन के ग्लूकोज को हम लोग, एक पाथवे होता है सेल में, या हम लोग अगर इसको देखें तो ये साइटोप्लाज्म में होता है आकार। ठीक है, पहला तो क्वेश्चन ये होना चाहिए कि जो पहला हम ग्लूकोज को ब्रेक करेंगे वो कहाँ पर ब्रेक करेंगे, सेल में ब्रेक करेंगे। सेल में कहाँ पर ब्रेक करेंगे, तो सेल के साइटोप्लाज्म में ये प्रोसेस चलेगा जिसको हम बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, तो इस प्रोसेस को नाम देते हैं ग्लाइकोलिसिस। अगर हम ग्लूकोज को ब्रेक कर रहे हैं तो इसको बोलेंगे ग्लाइकोलिसिस। कैसे होता है, देखिए यहाँ पे पूरा एक जो पाथवे होता है ग्लाइकोलिसिस, ये 10 स्टेप में होता है, 10 स्टेप में कंप्लीट होता है। हम इसको क्या करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, 5 + 5, 5 स्टेप में कंप्लीट कर डिवाइड कर लेते हैं। तो पहला जो स्टेप होता है ये 5 स्टेप में कंप्लीट कर लिया, जो ये स्टेप है इसको 5 स्टेप में कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें जो पहला 5 स्टेप है इसको बोलते हैं प्रिपरेटरी फेज, और जो सेकंड 5 स्टेप है इसको बोलते हैं पे ऑफ फेज। प्रिपरेटरी फेज और पे ऑफ फेज का मतलब ये होता है कि जैसे जब हम कभी भी ग्लूकोज को ब्रेक करते हैं तो पहले हमें अपनी एनर्जी लगा के ग्लूकोज को ब्रेक करना होगा, उसके बाद हम उससे एनर्जी रिलीज करते हैं। ठीक है, तो प्रिपरेटरी फेज का मतलब होता है पहले हमें एनर्जी लगाना पड़ेगा, कितनी एनर्जी लगाएंगे ये हम देखेंगे। और पे ऑफ फेज का मतलब होता है कि हमें कितनी एनर्जी मिल रही है उसके बाद, ये भी हम देख लेंगे कितनी टोटल एनर्जी मिलती है। तो पहले हम स्टेप में पढ़ते हैं प्रिपरेटरी फेज। ये जो पूरा स्टेप होता है इसको बोलते हैं प्रिपरेटरी फेज। ये 5 स्टेप का प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, 2 एटीपी को ऐड करते हैं। ठीक है, 2 एटीपी हम इसमें यूज करते हैं ग्लूकोज को ब्रेक करने के लिए। जब ग्लूकोज बन जाता है, ब्रेक होता है, तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला जो इससे जो प्रोडक्ट बनता है, जो ग्लूकोज को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो पहला जो कंपाउंड बनेगा वो बोलते हैं
ग्लिसरॉल्डिहाइड ट्रिफॉस्फेट, यहाँ पे ग्लिसरॉल्डिहाइड ट्रिफॉस्फेट बनेगा। इसके साथ साथ या तो हम इसको बोलते हैं डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। या इसको हम बोलते हैं DHAP, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ठीक है, ये दोनों ही 3-3 कार्बन का प्रोडक्ट होता है, ये दोनों ही 3-3 कार्बन का प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो हमने कुछ नहीं किया, अभी 6 कार्बन को 3-3 कार्बन में डिवाइड कर लिया, या मतलब जैसे 6 कार्बन है इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे और 3-3 कार्बन में डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर अभी कोई भी CO2 रिलीज नहीं हुई है, लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया है, 2 ATP को यूज किया है। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम प्रिपरेटरी फेज कहते हैं। जब ग्लिसरॉल्डिहाइड या डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बन जाता है तो हम इसको क्या करते हैं, फिर से ब्रेक करते हैं और पायरुवेट बना लेते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पे पायरुवेट बनाएंगे जो 3 कार्बन का प्रोडक्ट होगा। पायरुवेट भी 3 कार्बन का प्रोडक्ट होगा। ध्यान रखिए, यहाँ पे 3 कार्बन है, यहाँ पे 3 कार्बन है, इसका मतलब कहीं पर अभी CO2 रिलीज नहीं हुआ है। और यहाँ पर भी हम डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट से 3 कार्बन का पायरुवेट बना लेंगे। ठीक है, यहाँ भी ऑक्सीजन कहीं CO2 रिलीज नहीं हो रहा है, लेकिन जब हम ग्लिसरॉल्डिहाइड ट्रिफॉस्फेट या डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट से पायरुवेट बनाते हैं तो हम लोग यहाँ पे क्या क्या रिलीज कर लेते हैं। बेसिकली हम लोग यहाँ पे एक NADH रिलीज करेंगे और 2 ATP रिलीज कर लेंगे। सेम यहाँ पर भी हम एक NADH रिलीज कर लेंगे और 2 ATP रिलीज कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, लगभग टोटल हम अगर देखें तो यहाँ पे नेट अमाउंट ऑफ कितना ATP और कितना NADH मिल रहा है, हम यहाँ पे साइड में लिखते रहते हैं। 2 NADH हमें मिला टोटल, यहाँ से हमें 2 NADH मिला, प्लस हमें 4 ATP मिला। अब अगर ध्यान दीजिए तो हमें यहाँ ATP तो 4 मिल रहा है, लेकिन 2 ATP पहले हमने यूज कर लिया था, इसका मतलब 2 ATP हम कहीं ना कहीं से यूज कर रहे थे, तो 2 ATP वापस कर देंगे, जिस वजह से हमारे पास केवल 2 नंबर ATP 2 बचेगा। तो हम यहाँ पे 2 ATP लिख लेते हैं। ठीक है, तो अभी तक ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। ये पूरा स्टेप ग्लाइकोलिसिस में आता है, लगभग ये 10 स्टेप का प्रोसेस होता है। 10 स्टेप को हम लोगों ने 5+5 करके 2 स्टेप में डिवाइड कर लिया, 2 पार्ट में डिवाइड कर लिए। पहले पार्ट को हम लोग बोले प्रिपरेटरी फेज और दूसरे पार्ट को बोले पे ऑफ फेज। ठीक है, प्रिपरेटरी फेज में हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 ATP को यूज कर रहे हैं और हम लोग ग्लूकोज को 2 पार्ट में डिवाइड कर ले। पहला पार्ट है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, दूसरा पार्ट है ग्लिसरॉल्डिहाइड ट्रिफॉस्फेट। ठीक है, ये दोनों ही 3-3 कार्बन का कंपाउंड होता है, इंटरमीडिएट होता है। देखिए, 2 नाम अलग दिख रहे हैं, लेकिन हम इसको डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट को ग्लिसरॉल्डिहाइड ट्रिफॉस्फेट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और ग्लिसरॉल्डिहाइड ट्रिफॉस्फेट को हम लोग डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये इंटर कन्वर्टेड हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग अगर इसके आगे बढ़े तो ग्लिसरॉल्डिहाइड ट्रिफॉस्फेट को जब पायरुवेट में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर हमें एक NADH प्लस 2 ATP मिलेगा। सेम इसी तरह या तो हम डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट को आगे ब्रेक करेंगे, ऑक्सीडाइज करेंगे, तो हमें एक NADH और 2 ATP मिलेगा। ठीक है, टोटल हमें 4 ATP हो गया, यहाँ पे 2 NADH हो गया और 4 ATP हो गया, लेकिन एक्चुअल में हमें 2 ATP यहाँ मिलता है, क्योंकि 2 ATP तो हमने पहले से लगाया हुआ था। तो अगर हमने 2 ATP बाहर से कहीं से यूज किया है तो हम उसको रिटर्न करेंगे, तो 2 ATP वहां पे रिलीज कर दिया, इसका मतलब हमें टोटल हमें यहाँ पे 2 ATP मिला। अब हम ये देखते हैं कि यहाँ पर हमें डायरेक्टली ऑक्सीजन का यूज तो नहीं मिल रहा है, लेकिन अब इसके बाद हम देखते हैं कि ऑक्सीजन कैसे यूज हो रहा है। बेसिकली ये स्टेप कहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, साइटोप्लाज्म में। ये भी ध्यान रखिएगा कि ये जो ग्लाइकोलिसिस है ये साइटोप्लाज्म में कंप्लीट हो रहा है। अब हम इसके बाद चलते हैं पायरुवेट के आगे क्या फेट होता है, पायरुवेट आगे क्या करेगा जाके। ठीक है, पायरुवेट को हम कैसे ब्रेक करेंगे या क्या बनाएंगे कंपाउंड, ये डिपेंड करता है कि उस समय हमारी बॉडी में ऑक्सीजन कैसी कंडीशन में, ऑक्सीजन है या नहीं है। अगर हमारी बॉडी में ऑक्सीजन होगा तो हम लोग पायरुवेट को आगे ब्रेक कर लेंगे, CO2 रिलीज कर लेंगे और एनर्जी बना लेंगे। अब कंडीशन ये आती है कि अगर हमारी बॉडी में ऑक्सीजन नहीं है तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे फेट ऑफ पायरुवेट। फेट ऑफ पायरुवेट का मतलब होता है कि पायरुवेट का आगे फ्यूचर क्या है, एक तरह का पायरुवेट को आगे हम क्या करेंगे। ठीक है, किस में कन्वर्ट करेंगे, तो ये डिपेंड करता है, ये डिपेंड करेगा, डिपेंड अपॉन प्रेजेंस ऑफ
absence ऑफ ऑक्सीजन। ये डिपेंड करेगा कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन है प्रेजेंट है या एब्सेंट है। तो पहला पार्ट हम लोग लिख लेते हैं इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और सेकंड पार्ट लिखते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर हमारी बॉडी में ऑक्सीजन एब्सेंट है तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि हमारी बॉडी में एक प्रोसेस चलने लगता है जिसे हम फर्मेंटेशन कहते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी में एक फर्मेंटेशन प्रोसेस होने लगता है, या हम लोग उस ऐसी कंडीशन में पायरुवेट से लैक्टिक एसिड बनाने लगते हैं। ठीक है, जो हमारी बॉडी में डिपॉजिट, हमारी मसल्स में डिपॉजिट होने लगते हैं जिससे क्रैम्प्स आते हैं। तो वहां पर हमें बहुत ज्यादा एनर्जी तो नहीं मिलती है, तो इस वजह से हमें हमारे मसल्स में क्रैम्प्स आने लगते हैं। ठीक है, हम ये देखेंगे कि कैसे हम उसमें एनर्जी क्यों नहीं मिली और हम लोग लैक्टिक एसिड कैसे बनाते हैं, जबकि अगर हमारी बॉडी में ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो फिर हम लोग क्या करते हैं इसके आगे। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली इसके बाद के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे ये भी देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या करेंगे, ठीक है, तो इसको रफ कर लेते हैं। पहले हम ये देख लेंगे कि हमारी बॉडी में अगर ऑक्सीजन नहीं है तो फिर ऐसी कंडीशन में क्या होता है। इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऐसी कंडीशन में जो पायरुवेट होता है वो फर्मेंटेशन में जाता है, और फर्मेंटेशन को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक को बोलते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, एक होता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और एक होता है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ठीक है, लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि किस में होता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, किस में होता है, हम लोगों में होता है या ईस्ट में होता है, या अल्कोहलिक फर्मेंटेशन किस में होता है। ठीक है, तो पहले तो हम थोड़ा सा बता देते हैं दोनों क्या होता है। देखिए, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन बेसिकली हम लोगों की बॉडी में मिलता है। जो हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं या हायर मैमल्स होते हैं, हायर एनिमल्स होते हैं, उनमें लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है। इसका मतलब यह है कि जब हम लोग पायरुवेट को ऑक्सीजन की एब्सेंस में हम और आगे ले जाते हैं तो उससे हम लोग लैक्टिक एसिड बना लेते हैं। जब पायरुवेट से लैक्टिक एसिड बनता है और ये हमारे मसल्स में डिपॉजिट होने लगता है तो इससे हमारे मसल्स में क्रैम्प्स आने लगते हैं। ठीक है, उसी जगह ईस्ट में अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होगा, ईस्ट में लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन ना होकर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होगा। इसका मतलब है वहां पे अल्कोहल बनने लगेगा, एथेनॉल बनने लगेगा। ये ध्यान रखिएगा कि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन ह्यूमन में नहीं मिलता है या एनिमल्स में नहीं। ठीक है, तो हम लोग अल्कोहलिक फर्मेंटेशन देखते हैं। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन बेसिकली ईस्ट में होता है और ईस्ट में हम लोग एथेनॉल बना लेते हैं। जब हम लोग पायरुवेट को आगे डिग्रेड करते हैं तो उसमें हम लोग एथेनॉल बनाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा किसमें कौन सा फर्मेंटेशन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के लिए हम लोग देखते हैं इन लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में हम लोग हायर एनिमल्स में देखते हैं। और इसके साथ एक चीज और देख लेते हैं कि हम लोग यहाँ पे एनर्जी नहीं बनाते हैं। अगर हमारी बॉडी में ऑक्सीजन नहीं है तो ऐसी कंडीशन में हम लोग बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं बना सकते। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, हमारी बॉडी में क्या होता है, पायरुवेट होगा, पायरुवेट 3 कार्बन का कंपाउंड होगा। ठीक है, हम लोग ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट पायरुवेट होता है। उस पायरुवेट को जब आगे ले जाएंगे तो उससे हम लोग बना लेते हैं लैक्टिक एसिड, और ये भी 3 कार्बन का प्रोडक्ट होता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को क्या करना होता है, NADH को वापस यूज करने के लिए NAD+ बनाना होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि दोबारा से NAD+ बना लेते हैं। ये NAD+ क्या करता है, वापस इसको NADH में कन्वर्ट कर लेंगे ग्लाइकोलाइसिस में। तो ध्यान रखना है कि हम लोग पायरुवेट से लैक्टिक एसिड बना लेते हैं लेकिन NAD+ को रीजनरेट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि रीजनरेट NAD+ विच इज रीयूज कर लिया जाता है इन ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि
पायरुवेट को हम लोग लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर लेते हैं और उससे हम लोग एक NAD+ भी रीजनरेट कर लेते हैं, जिसको हम लोग यूज कर लेते हैं, रीयूज कर लेते हैं ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में। सेम अगर यहाँ पे देखें अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, तो ये ईस्ट में होगा, फाउंड इन ईस्ट, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि ये ईस्ट में प्रोसेस होता है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। इसमें क्या होता है, जो पायरुवेट है इसको हम लोग पहले, ये 3 कार्बन का प्रोडक्ट होता है, इसको हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको एक CO2 रिलीज कर देते हैं। 3 कार्बन से जब एक कार्बन बाहर रिलीज हो जाएगा CO2 के फॉर्म में, तो यहाँ पे 2 कार्बन बचेगा, जो 2 कार्बन का प्रोडक्ट होता है उसे बोलते हैं एसिटाल्डिहाइड। ये 2 कार्बन का प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है, इसको हम बोलते हैं 3 कार्बन के प्रोडक्ट में हम जब एक CO2 रिलीज कर देंगे कार्बन, तो एक 2 कार्बन का प्रोडक्ट बनेगा जिसे बोलेंगे एसिटाल्डिहाइड, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और इस एसिटाल्डिहाइड को हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं एथेनॉल में, और इससे भी हम लोग क्या करते हैं, एक NAD+ रिलीज कर लेते हैं। सेम यहाँ पर भी हम लोग रीजनरेट कर लेंगे NAD+, जिसको वापस इसमें यूज कर लेंगे ग्लाइकोलिसिस में, ठीक है। तो ईस्ट में ये प्रोसेस होता है और वहां पे एथेनॉल बना लेते हैं, जिसे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहते हैं, ठीक है। आप ये ध्यान रखिएगा, जैसे हम लोग बहुत घर में एग्जांपल यूज करते हैं, जैसे हम लोग क्या करते हैं, जो गन्ने का हमारा जूस होता है, हम लोग उससे क्या करते हैं, विनेगर बना लेते हैं, ठीक है। कैसे बनाते हैं, हमारे जो गन्ने का जूस होता है वो टेस्ट में स्वीट होता है क्योंकि उसमें शुगर होती है, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग उसमें क्या देखते हैं, ग्लूकोज शुगर होगी, जो हमारा गन्ने का रस होता है उसमें ग्लूकोज शुगर होगी। हम लोग उसको क्या करते हैं, घर में एक टाइट कैप बॉटल में स्टोर कर लेते हैं और कुछ समय के लिए रख देते हैं। उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन क्रॉस नहीं कर पाती, वहाँ गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पाते, जिस वजह से वहाँ पर फर्मेंटेशन होने लगता है और वहाँ पे ऐसी कंडीशन में ग्लूकोज से एसिड बनने लगता है, ठीक है। वहाँ पे ध्यान रखिएगा, ग्लूकोज से एसिड बनने लगता है, जिस वजह से वहाँ पे फर्मेंटेशन देखने को मिलता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो बेसिकली हम लोग घर में भी एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। तो एक ये चीज ध्यान रखिएगा, अगर हमारी बॉडी में ऑक्सीजन एब्सेंट है, ऐसी कंडीशन में क्या फेट होगा पायरुवेट का, तो पायरुवेट को हम लोग लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में ले जाएंगे, जहां पे एनिमल में एनर्जी तो नहीं रिलीज होगी, लेकिन हम लोग वहां पे क्या करेंगे, NAD+ यूज कर लेंगे, वापस रीजनरेट कर लेंगे, ठीक है। इसको हम लोग वापस ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में रीयूज कर लेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा है कि ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, और ग्लाइकोलिसिस के बाद हम लोग पायरुवेट को आगे क्या करते हैं, पायरुवेट का फेट क्या होता है, अगर हमारी बॉडी में ऑक्सीजन नहीं है ऐसी कंडीशन में हम लोग पायरुवेट को किस में कन्वर्ट करते हैं, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं। और यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो हमारा लैक्टिक एसिड होता है, अगर हमारी बॉडी में लैक्टिक एसिड का डिपोजिशन होने लगे, हमारी मसल्स में लैक्टिक एसिड का डिपोजिशन होने लगे, तो ऐसी कंडीशन में हमारे मसल्स में क्रैम्प्स आने लगते हैं। एक पॉइंट ये याद रखिएगा, लैक्टिक एसिड डिपोजिशन in muscles cause cramps, ठीक है। ये पॉइंट याद रखिएगा कि लैक्टिक एसिड की वजह से हमारे मसल्स में क्रैम्प्स आने लगता है। इसका मतलब ये होता है, क्रैम्प्स मतलब इस लाइन का मतलब ये होता है कि जैसे जब हम लोग रनिंग करें, नॉर्मली हम लोग वॉक करते हैं तो हम लोग बहुत ज्यादा थकते नहीं हैं, बहुत ज्यादा टायर्डनेस फील नहीं करते, लेकिन हम लोग अगर रनिंग करते हैं तो ऐसी कंडीशन में हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा एनर्जी यूज होने लगती है, जिस वजह से हम लोग की ब्रीदिंग रेट बहुत हाई हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, ब्रीदिंग रेट हाई क्यों होने लगता है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि हमारी बॉडी में जब जितना भी एटीपी होता है उसको हम लोग यूज कर लेते हैं, लेकिन हमारी बॉडी में रनिंग कंडीशन में हमारी बॉडी में और एनर्जी की जरूरत होती है, जिस वजह से हमारी बॉडी में और ऑक्सीजन आने लगता है और ग्लूकोज को ब्रेक करते हैं। जब और ग्लूकोज को ब्रेक करते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है, ज्यादा अमाउंट में एनर्जी मिलती है, लेकिन फिर भी हम लोग बॉडी के अंदर इतना ऑक्सीजन नहीं ला पाते हैं जितना सफिशिएंट अमाउंट में ग्लूकोज को ब्रेक कर सकें। तो ऐसी कंडीशन में हमारे वहाँ पे एनारोबिक कंडीशन स्टार्ट हो जाती है, और एनारोबिक कंडीशन के लिए हमारी बॉडी में लैक्टिक एसिड डिपोजिशन होने लगता है, या हम लोग बेसिकली ग्लूकोज को पायरुवेट में कन्वर्ट करके लैक्टिक एसिड में डिपोजिट करने लगते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होती है ऐसी कंडीशन में। तो फिर लैक्टिक एसिड से हमारी मसल्स में क्रैम्प्स आने लगता है, ठीक है। तो ध्यान रखिए, मसल्स में लैक्टिक एसिड डिपॉजिट होता है, ये ध्यान रखिए। हमारी बॉडी में अगर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि लैक्टिक एसिड कहाँ डिपॉजिट होता है, तो मसल्स में डिपॉजिट होता है, क्योंकि मसल्स में क्रैम्प्स आते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद हम लोग एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि अगर हमारी बॉडी में ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है। तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, इन प्रेजेंस
ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अगर हमारी मसल्स में या हमारी बॉडी में ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तो ऐसी कंडीशन में हम लोग पार्वेट से ही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारा जो ग्लाइकोलिसिस है उसका एंड प्रोडक्ट पार्वेट है, तो पार्वेट से स्टार्ट करते हैं। और 3 कार्बन होगा यहाँ पे। ठीक है, इसके साथ हमारे पास 2 पार्वेट था उस समय, तो हम लोग एक पार्वेट यहाँ पे भी लिख लेते हैं, 2 पार्वेट है। दोनों पार्वेट में हम लोग क्या करते हैं, आगे इस प्रोसेस को ले जाते हैं। इसको हम लोग कहाँ पे ले जाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, अभी तक साइटोप्लाज्म में हम लोग यूज कर रहे थे इसको, साइटोप्लाज्म में सारे प्रोसेस कर लेते हैं। अब ये पाथवे जो है, पार्वेट जो है माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा और माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में रहेगा, जहां पर हम इसको ब्रेक करेंगे और इससे बना लेंगे एसिटाइल कोएंजाइम ए। ठीक है, सेम प्रोसेस यहाँ भी होगा और यहाँ पर भी हम बना लेंगे एसिटाइल कोएंजाइम ए। ठीक है, ये बना लेंगे। क्वेश्चन ये आता है कितने नंबर का, कितने कार्बन का कंपाउंड होता है, 2 कार्बन का। सेम यहाँ पे भी 2 कार्बन का कंपाउंड होता है। ध्यान ये रखना है, यहाँ पे 3 कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन है, इसका मतलब 1 कार्बन बाहर रिलीज हो रहा है। वो कार्बन रिलीज होता है CO2 के फॉर्म में। ठीक है, ये ध्यान रखना है, वो कार्बन CO2 के फॉर्म में रिलीज होता है। यहाँ पर भी वो कार्बन CO2 के फॉर्म में रिलीज होगा। ये ध्यान रखना है कि एक ग्लूकोज से, जो हमारा एक ग्लूकोज है, उसमें जितने भी कार्बन है, जितने भी 6 कार्बन है, वो सारे कार्बन CO2 के फॉर्म में 1 बाय 1 रिलीज होते जाएंगे। ये वही कार्बन है जो हम लगातार अपनी बॉडी से बाहर रिलीज कर रहे हैं CO2 को। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो जब हम पार्वेट को एसिटाइल कोएंजाइम में ब्रेक करते हैं तो हम इससे एक NADH भी बना लेते हैं। यहाँ पर भी हम एक NADH बना लेंगे। क्वेश्चन ये आता है कि इस प्रोसेस को क्या नाम देते हैं, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। देखिए, नाम तो बड़ा है प्रोसेस का, लेकिन सिंपल है बहुत। ऑक्सीडेटिव का मतलब होता है ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ब्रेक होना। तो हम लोग यहाँ क्या करें, पार्वेट को ब्रेक करके हम लोग एसिटाइल कोएंजाइम में बना ले रहे हैं। दूसरा वर्ड है डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या होता है, जब हम कहीं पर CO2 लगाते हैं, कार्बन लगाते हैं, कहीं पर हम कार्बन ऐड करें, किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन जब हम लोग कार्बन ऐड करते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, या उस रिएक्शन को कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अगर जब हम लोग उस रिएक्शन से कार्बन बाहर रिलीज करें, किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन से कार्बन को रिलीज करते हैं बाहर, ऐसी कंडीशन में उस रिएक्शन को बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिए, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, इसका मतलब यहाँ पे कार्बन जो है 3 कार्बन से 2 कार्बन यहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है और यहाँ पे 1 कार्बन बाहर रिलीज हो रहा है, वो कार्बन CO2 के फॉर्म में रिलीज होगा। ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे। ठीक है, इसलिए हम लोग इसको ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन करें। ये 2 वर्ड हैं, 2 अलग प्रोसेस यहाँ पे चल रहा है। पहला ब्रेक हो रहा है, पार्वेट से हम लोग एसिटाइल कोएंजाइम में ब्रेक कर ले रहे हैं, इसका मतलब पार्वेट को ऑक्सीडाइज कर ले रहे हैं, तो इसलिए हमने इसको ऑक्सीडेटिव वर्ड बोल लिया। और यहाँ पे CO2 रिलीज हो रहा है, इसलिए हमने डीकार्बोक्सिलेशन वर्ड यूज कर लिया। ये दूसरा स्टेप होता है, ये दूसरा पाथवे होता है। पहला पाथवे हमारा क्या था, ग्लाइकोलिसिस। पहला पाथवे हमारा क्या था, ग्लाइकोलिसिस। दूसरा पाथवे हमारा ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ये ध्यान रखिएगा सीक्वेंस क्या क्या रहता है। ठीक है, अब हमारे पास एसिटाइल कोएंजाइम आ गया, इसका मतलब कितने टोटल NADH आ गए, 1 ये और 1 ये NADH है, तो 2 NADH हो गए। तो यहाँ पे हम 2 NADH और लिख लेंगे। अब हमारे पास 2 कार्बन का एसिटाइल कोएंजाइम आ गया, इसको हम लोग क्या करते हैं, एक तीसरे पाथवे में ले जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रेब्स साइकिल। और इसको हम लोग तीसरे पाथवे में ले जाते हैं, जिसको बोलते हैं, ठीक है, क्रेब्स साइकिल क्या होता है, ये थर्ड पाथवे होता है। क्रेब्स साइकिल एक तरह का वो प्रोसेस होता है, एक तरह का वो पाथवे होता है जिसमें हम लोग एसिटाइल कोएंजाइम में जो 2 कार्बन है, उस दोनों कार्बन को CO2 के फॉर्म में रिलीज कर देते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट दोनों कार्बन CO2 के फॉर्म में रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस तरह से लिख लेते हैं 2CO2। ठीक है, यहाँ 2 CO2 रिलीज हो गए बाहर की तरफ। और ऐसी कंडीशन में जब हम CO2 रिलीज करते हैं तो इसके साथ साथ क्या बना लेते हैं, हमें मिलता है 3 NADH। 3 NADH मिलेगा, एक FADH2 मिलेगा, और हमें एक GTP मिलेगा जो हमारा ATP के बराबर होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगर हम लोग एक क्रेब्स साइकिल चलाएंगे तो दोनों कार्बन CO2 के फॉर्म में रिलीज कर देंगे, इसके साथ साथ 3 NADH मिलेगा,
एक FADH2 मिलेगा और एक GTP मिलेगा। इस पाथवे को बोलते हैं क्रेब्स साइकिल। सेम यहाँ पर भी चलेगा, ये 2 CO2 के फॉर्म में रिलीज हो जाएंगे और हमें क्या मिलेगा, 3 NADH, एक FADH2 और एक GTP मिलेगा जो ATP के फॉर्म में रहेगा। ठीक है, देखिए NADH क्या होता है और FADH2 क्या होता है, ATP क्या होता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, कहीं पर हम लोग जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग जॉब करते हैं और हमें सैलरी मिलती है, अगर हमको सैलरी कैश के फॉर्म में मिल रही है तो हम लोग उसको डायरेक्टली यूज कर लेते हैं, तो वो हमारा एक तरह का ATP होता है जिसको हम लोग डायरेक्टली यूज करते हैं, जो हमारा डायरेक्ट एनर्जी सोर्स होता है, डायरेक्ट हम लोग उसको कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन अगर हमको सैलरी कैश के फॉर्म में ना देके चेक के फॉर्म में दी जाए तो हम लोग उसको डायरेक्टली यूज कर लेंगे, क्या हम लोग उसको मार्केट में यूज कर लेते हैं डायरेक्ट? ऐसा नहीं है, पहले हम लोग क्या करते हैं, उसको करेंसी में कन्वर्ट कर, कैश में कन्वर्ट करते हैं, हम लोग बैंक जाते हैं वहां से कैश में कन्वर्ट करते हैं, देन हम लोग उसको यूज करते हैं। सेम यहाँ पर हम लोग NADH और FADH2 को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं, इनके पास एनर्जी है लेकिन हम लोग इसको डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हैं, हम इसको क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे और ATP में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए कन्वर्ट करने के लिए एक अलग प्रोसेस होता है। बेसिकली अब यहाँ पे ये याद रखना है, टोटल कितने NADH हो गए, 3 और 3 ये हो गए 6 NADH हो गए, 2 FADH2 हो गए, 2 ATP हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 6 NADH और मिल गया है हमें, 2 FADH2 और 2 ATP मिल गया जो GTP के फॉर्म में था। ठीक है, तो बेसिकली हमें कितना NADH मिल गया, 2 NADH ये, 2 NADH ये, 6 NADH ये, इसका मतलब है टोटल 4 NADH हो गया हमारे पास, 2 FADH2 हो गया, 2 FADH2 हो गया और टोटल 4 ATP हो गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, इतनी सारी चीजें हमें, जब एक ग्लूकोज को ब्रेक करते हैं, एक 6 कार्बन के ग्लूकोज को कंप्लीटली ब्रेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दो तरह से फंस जाता है, अगर कोई पूछा है कि एक ग्लूकोज को ब्रेक करके कितना एनर्जी मिलेगा, तो हम लोग क्या करते हैं, ग्लूकोज को केवल ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू ही बताते हैं और एक ग्लूकोज को ब्रेक करके हमें 4 ATP मिलता है और 2 NADH मिलता है। लेकिन अगर हमसे ये पूछा जाता है कि एक ग्लूकोज को कंप्लीटली ब्रेक करते हैं तो कितना एनर्जी मिलता है, तो फिर हम काउंट कर लेते हैं यहाँ से। अब हम लोग एक प्रोसेस और चलाते हैं, ठीक है, उसकी जरूरत क्यों पड़ रही, ग्लाइकोलाइसिस में तो हमने यहाँ पर 3 प्रोसेस में हमने ग्लूकोज को तो पूरा ब्रेक कर लिया है, पूरा CO2 के फॉर्म में रिलीज कर दिया, 6 कार्बन ऑफ CO2 रिलीज हो गए। अब हमें चौथा पाथवे चलाने की क्यों जरूरत पड़ रही, क्योंकि जो NADH है और FADH2 है इसको हमें ATP में कन्वर्ट करना है। तो इसको ATP में कन्वर्ट करने के लिए हम एक पाथवे और चलाते हैं जिसे बोलते हैं, इसके बाद होता है 4th स्टेप जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, या इसको हम बोलते हैं ETS। ठीक है, जो अगला स्टेप होता है 4th स्टेप, ये ETS होता है, ये भी माइटोकॉन्ड्रिया में चलेगा। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे लिख दूंगा, जैसे ये होता है साइटोप्लाज्म में, ये माइटोकॉन्ड्रिया में, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। देखिए ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट होता है कि जितने अलग अलग तरह के पाथवे हम देख रहे हैं ये सभी कहाँ पे होते हैं। ठीक है, ये भी माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो बेसिकली हम लोग ETS में क्या करते हैं, देखिए रफली हम बता देते हैं, वैसे ETS सिस्टम तो बहुत बड़ा होता है, एक मैं शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ कि ETS में हम लोग क्या करते हैं, जो NADH होता है, जो एक NADH है, एक NADH है, अगर हम एक्चुअल में देखें, एक्चुअल में एक ETS सिस्टम में हम लोग एक NADH को लगभग 2.5 ATP में कन्वर्ट कर लेते हैं, एक NADH को 2.5 ATP में कन्वर्ट कर लेंगे और एक FADH2 को हम लोग 1.5 ATP में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, एक ETS सिस्टम में हम लोग एक NADH को 2.5 ATP और एक FADH2 को 1.5 ATP में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये देख लें हमारे पास टोटल कितना है, हमारे पास टोटल कितना है, NADH है 2 ये 4 और 6, 4 and 6 10। ठीक है, अगर हमें एक NADH से 2.5 ATP मिला है तो 10 NADH से हमें कितना मिलेगा, 10 NADH से कितना मिलेगा, मल्टीप्लाई 10 कर देंगे बराबर 25 ATP हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगर हमें एक FADH2 से 1.5 ATP, तो अगर हमारे पास 2 FADH2 है तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से बराबर 3 ATP। ठीक है, और हमारे पास 4 ATP ये पहले से था, 4 ATP यहाँ पे हम और ऐड कर लेंगे। इसका मतलब
25 3 4 हमारा आंसर आ जाएगा 32 ATP। ठीक है, तो बहुत सारी बुक में हो सकता है आपको 32 ATP मिले, ये इस तरह से मिलेगा अगर हम 2.5 ATP मान के चलते। लेकिन क्या होता है कभी कभी कि राउंड फिगर हम बता देते हैं और राउंड फिगर में हम लोग 2.5 को 3 मान लेते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या मानते हैं, कभी कभी राउंड फिगर में हम लोग 2.5 को 3 मान लेते हैं, यहाँ पे हम लोग 2.5 को 3 मान लेते हैं और यहाँ पे 1.5 को 2 मान लेते हैं। तो यहाँ पे क्या देख लेते हैं कि अगर हमारे पास 2.5 मान के चलते हैं तो 10 ATP, अगर 10 NADH है, 3 ATP मान के चलते हैं तो 30 आ जाएगा। और हमारे पास 2 FADH2 है, 2 FADH2 है, अगर हम वहाँ पे 2 मान के चलेंगे तो 4 आ जाएगा। और हमारे पास 4 ATP पहले से है प्लस 4 हमारा पहले से, तो ये आ जाएगा 38 ATP। ठीक है, इस तरह से 32 आंसर भी हो सकता है और 38 आंसर भी होता है, लेकिन कंडीशन पे डिपेंड होता है कि कब हम क्या मान के चल रहे हैं। ठीक है, वैसे नॉर्मली देखें तो एक्चुअल कंडीशन में ये सही रहता है, 32 ATP सही है, लेकिन अगर बुक की लैंग्वेज में 38 ATP मानते हैं, क्योंकि वहां पे राउंड फिगर कर देते हैं। 2.5 को हम लोग 3 मान लेते हैं और 1.5 को 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो दोनों आंसर सही हो सकता है, बट अब ध्यान रखिएगा कि हम लोग ये क्वेश्चन कहाँ पर आया हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली अब हम राउंड फिगर कर लेते हैं। टोटल अभी तक हमने क्या पढ़ा है, जब एक ग्लूकोज को 6 कार्बन ऑफ ग्लूकोज को ब्रेक करते हैं, कंप्लीटली ब्रेक करते हैं। देखिए 2 बार पूछा जाता है, अगर हम लोग कंप्लीटली ब्रेक कर रहे हैं इसका मतलब है कि 38 ATP बना रहे हैं या 32 ATP बना रहे हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। कंप्लीटली ब्रेक करने का मतलब होता है कि ग्लूकोज में जो 6 कार्बन होते हैं वो 6 कार्बन CO2 के फॉर्म में रिलीज हो रहे हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि कैसे रिलीज हो रहे हैं। हमने कितने पाथवे बताए थे, ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन में क्या होता है, क्रेब्स साइकिल में क्या होता है, या ATS सिस्टम में क्या होता है। ये सीक्वेंस याद रखिएगा, कोई भी अगर आप प्रोसेस भूल गए हैं तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, फिर अगर आपको ये चीजें अच्छी लगी हैं, अगर आपको इससे रिलेटेड टॉपिक एक फुल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करिएगा, हम इसके लिए फिर फुल वीडियो के लिए आएंगे। रिस्पायरेशन क्या होता है, इसके आगे टॉपिक आता है रिस्पायरेशन क्या होता है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में रिस्पायरेशन कैसे देखने को मिलता है। जैसे हम लोग प्लांट की बात करते हैं तो प्लांट में कैसे रिस्पायरेशन होता है, प्लांट में कैसे ब्रीदिंग होता है, रिस्पायरेशन या गैसेस एक्सचेंज कैसे होता है। जैसे हमारी बॉडी में, ह्यूमंस में, एनिमल बॉडी में एक स्पेसिफिक ऑर्गन होता है, एक सिस्टम होता है जिसे रिस्पायरेटरी सिस्टम या लंग्स कहते हैं। ठीक है, हम लोग तो रिस्पायरेशन कर लेते हैं, लेकिन प्लांट में कैसा रिस्पायरेशन होता है। ठीक है, तो आप देखिएगा, मेरे ख्याल से ये सभी को समझ में आ गया होगा, जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।